मंडली आर्द्रता। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करें हम लोग, वायुमंडलीय आर्द्रता के का मतलब क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता का मतलब ये है कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प, हमेशा ध्यान दो इस बात को, वायुमंडलीय आर्द्रता का अर्थ क्या है कि वायुमंडल में विद्यमान जो जलवाष्प है उसे कहते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वायुमंडल में जो विद्यमान जलवाष्प है, वाटर वेपर की बात करें, इस विद्यमान जलवाष्प को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। इसे हमेशा ग्राम प्रति इसे हमेशा ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब वायुमंडलीय आर्द्रता की बात की जाएगी तो वायुमंडलीय आर्द्रता का अर्थ है वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प, और जब इसे मापने की बात करते हैं तो इसे हमेशा ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, इस वायुमंडलीय आर्द्रता को। अब एक प्रश्न कि वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन से फैक्टर हैं जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता प्रभावित होती है? पहला जो कारण है, ध्यान दें इस बात को, तापमान। हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान पहला फैक्टर है जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है। हमेशा ध्यान दो, तापमान की बात की जाए, यदि तापमान ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। पहली बात, यदि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा, हमेशा। फिर एक प्रश्न की बात करें, अक्सर देखा होगा हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता भी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में क्या होता है? तापमान कम होने से आर्द्रता भी कम होती है। ध्यान दो इस बात को, टेम्परेचर की बात हो रही थी, तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। इस ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा होता है, इसमें गर्मी के मौसम में आर्द्रता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पर शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु में तापमान कम होने से आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। अब सोचो आप, आखिर तापमान कम होने से आर्द्रता कम क्यों होगी शीत ऋतु में? क्योंकि जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और जब वाष्पीकरण कम होगा तो फिर आर्द्रता भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता का प्रमुख कारण वाष्पीकरण है, और वाष्पीकरण तापमान पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये है, हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ ये, आप कश्मीर चले जाओ और दूसरी चीज बात करें, लद्दाख के एरिया में चले जाएं, तो उत्तरी कश्मीर और लद्दाख में आर्द्रता बहुत कम होती है। क्योंकि लद्दाख और उत्तरी कश्मीर में क्या होता है, तापमान बहुत कम है। यदि तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता भी क्या होगी, कम होगी। तापमान। हम दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो कारण है, जल का विस्तार। देखो आप, हम जल के विस्तार की बात करें, वाष्पीकरण के लिए जलीय क्षेत्र का होना जरूरी है, और जहां जलीय क्षेत्र होगा वहां के वायुमंडल में आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैंने कहा, जल का विस्तार, सच तो ये है जहां विस्तार ज्यादा होगा वहां आर्द्रता ज्यादा होगी। जैसे हम समुद्र की बात करें, समुद्री क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा होती है। जैसे समुद्री क्षेत्र में आर्द्रता ज्यादा होती है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। यदि जल के विस्तार की बात करें तो जहां जल का विस्तार ज्यादा होगा वहां आर्द्रता ज्यादा होगी। जैसे हम समुद्री क्षेत्र की बात करें, समुद्री क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा होती है, वहां जल का विस्तार बहुत ज्यादा है। वस्तुतः जहां जल का विस्तार होगा वहां तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो परिणाम क्या होगा, आर्द्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहली बात ध्यान दो इस बात को। लेकिन यदि हम रेगिस्तान की बात करें, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में तापमान ज्यादा होने के बावजूद, आर्द्रता कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि रेगिस्तान में जलीय क्षेत्र का विस्तार बहुत कम, विस्तार अत्यंत कम या न के बराबर। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी एरिया में तापमान ज्यादा होने के बावजूद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होती है। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, जलीय क्षेत्र का विस्तार अत्यंत कम है। एक बात हमेशा याद रखो, जहां जलीय क्षेत्र का विस्तार होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां आर्द्रता भी ज्यादा होगी। ये जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी क्षेत्र में तापमान ज्यादा होने के बावजूद आर्द्रता कम होती है। क्योंकि रेगिस्तान में जलीय क्षेत्र का विस्तार अत्यंत कम है, जलीय क्षेत्र का विस्तार। हम तीसरी रीजन की बात करें, वायु की शुष्कता। नंबर 3, हमेशा ध्यान दो इस बात को।
शुष्क वायु में आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। इस वायु की शुष्कता की हम बात करें, शुष्क वायु में आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। हमेशा जैसे गर्मी के मौसम में वायु शुष्क हो जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में आर्द्रता भी क्या हो जाती है, उस वायु में आर्द्रता के धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमेशा शुष्क वायु, यदि वायु में आर्द्रता ज्यादा है तो आर्द्रता युक्त हवाओं में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। एक बात हमेशा याद रखना, शुष्क वायु जलवाष्प को ज्यादा ग्रहण करता है, आर्द्र वायु जलवाष्प को कम ग्रहण करता है। इसलिए जहां वायु की शुष्कता होगी वहां जलवाष्प को धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। जैसे गर्मी के मौसम में वायु की शुष्कता बढ़ जाती है, इसे गर्मी के मौसम में वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 4 की बात करें, हमेशा पवन की गति। हमेशा ध्यान दो, यदि पवन की गति ज्यादा है तो वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। यदि पवन की गति कम है तो वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता एक बात हमेशा याद रखना, यदि पवन की स्पीड ज्यादा है तो जलवाष्प वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि वायु की गति कम है, पवन की गति कम है, तो वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। इसका अर्थ यह है कि पवन की गति वायुमंडल की आर्द्रता को प्रभावित करता है। अंत में देखा जाए बादल, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि बादल की बात करें, बादल की उपस्थिति, देखो आप ध्यान से, जब बादल की उपस्थिति की हम बात करते हैं तो एक बात याद रखना, जहां बादल होगा वह सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं आ पाएंगी, वो वापस परावर्तित हो जाएंगे, परिणामतः वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। यदि वाष्पीकरण नहीं होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता भी क्या होगी, कम होगी या 9 के बराबर। पर यदि आसमान में बादल है, इसको इस तरह देखो आप, ये पृथ्वी है, देखो आप ये कोई जलीय क्षेत्र है, यहां पे आसमान में बादल है, बादल, यहां आसमान साफ है, ये सूर्य है, सनरेज आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पे क्या होगा, सनरेज आएगी, तो स्वाभाविक है यहां वाष्पीकरण कम होगा।
यदि वाष्पीकरण कम होगा तो वायु में आर्द्रता कम। यहां देखो आप, जलवाष्प बहुत कम है, स्वाभाविक है यहां क्या होगा, यहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। परिणामतः वायु में आर्द्रता ज्यादा। अंतर ध्यान से सुनो इस बात को, यह जलीय क्षेत्र है, इसके ऊपर एक बादल है, सनरेज है। यह बादल क्या करेगा, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो सनरेज यहां तक नहीं आ पाएगा। परिणामतः वाष्पीकरण कम होगा तो वायु में आर्द्रता भी कम होगी। लेकिन यहां बादल कम है, जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है, सनरेज सीधे यहां तक आएगी, तापमान यहां का बढ़ेगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। परिणामतः वायु में आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका अर्थ यही है कि बादल की उपस्थिति वायुमंडल की आर्द्रता को कैसे प्रभावित कर रहा है। दूसरा देखो आप, ध्यान से सुनो इस बात को, ये तो पहली चीज बादल। अब एक प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता के रूप की बात करें हम लोग, समानतः वायुमंडल की जब आर्द्रता की बात करते हैं तो दो चीजें, एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमेशा ध्यान दो, एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? यद्यपि विशिष्ट आर्द्रता भी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी होती है, पर ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं सापेक्ष आर्द्रता से। देखो आप, ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है, हम इसकी बात करें, निरपेक्ष आर्द्रता, इसको ध्यान से समझो इस बात को। निरपेक्ष आर्द्रता होती क्या है? देखो आप, यदि हम निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ है, हमेशा ध्यान दो, एक निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान जलवाष्प, निश्चित ताप एवं आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा एक निश्चित ताप एवं आयतन में, एक निश्चित ताप पर एवं निश्चित आयतन में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा है, इसे ही कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन सापेक्ष आर्द्रता क्या है और ये वर्षा को कैसे प्रभावित करता है, रेनफॉल को या परसिपिशन की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, सापेक्ष आर्द्रता तो सापेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है? हमेशा
सापेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है एक निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान जलवाष्प एवं उसी ताप पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात हमेशा इसे हमेशा ध्यान दो, एक निश्चित ताप पर वायु में विद्यमान जलवाष्प एवं उसी ताप पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात, इसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता को सदैव प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत परसेंटेज में से व्यक्त किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान सुनने इस बात को। मान लिया जाए 10 डिग्री ताप है, इसी ताप पर वायु में विद्यमान जो जलवाष्प है 5 इकाई है, और इसी ताप पर धारण करने की क्षमता 10 इकाई है इंटू 100। अब सोचो कितना हो जाएगा, 50% सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा 5 इकाई और धारण करने की क्षमता 10 इकाई, तो 5/10 इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इंटू 100, तो कितना होगा, ये 50% होगा। अब सोचो जरा, सापेक्ष आर्द्रता हम इसे इस तरह कह सकते हैं, ध्यान से सुनने इस बात को। मान लो ये 5 इकाई है, ऊपर से जलवाष्प मिला दिया जाए, पता ये चला अतिरिक्त जलवाष्प मिला दिया जाए, अतिरिक्त जलवाष्प मिला दिया, तो मान लो ये हो गया 8 इकाई बटा 10 सेल्सियस पर इंटू 100, कितना हो जाएगा, 80%। इसका अर्थ ये है कि यदि अतिरिक्त जलवाष्प मिलाते चले जाओगे तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने कहा कि वायु में जितना जलवाष्प विद्यमान है, मान लो 5 इकाई है, और इसी ताप पर धारण करने की क्षमता 10 इकाई है, दोनों का रेशियो इंटू 100 इसलिए क्योंकि इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो देखो आप 50%, पर यदि अतिरिक्त जलवाष्प मिला दी जाए, मान लिया जाए मिला के 8 इकाई कर दी गई, धारण करने की क्षमता 10 है इंटू 100, 80%, 0 से 0 कट गया, 10 8 80% सापेक्ष आर्द्रता हो गई। मान लिया जाए ये जलवाष्प और मिला दिया आपने, और जब जलवाष्प मिला दिया तो 9 इकाई हो गई, धारण करने की क्षमता 10 इकाई है इंटू 100, तो इससे कट जाएगा 90% सापेक्ष आर्द्रता। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त जलवाष्प मिलाते चले जाएंगे, वैसे वैसे सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही बात है? ध्यान से सुनो इस बात को, ये सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब एक चीज सोचो जरा, मान लिया जाए आप जलवाष्प कम कर दो, पता चला 5 इकाई था, आपने केवल 4 इकाई कर दिया, इंटू 10 100 कर दो 40%, तो जलवाष्प की मात्रा यदि कम होती जाएगी तो स्वाभाविक है, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब एक चीज सोचो जरा, आपने अक्सर देखा होगा, पहली चीज जब बारिश हो जाती है तो
तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश होने से अतिरिक्त जलवाष्प वायुमंडल में मिल जाती है। पर जब भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी, वर्षा नहीं होती, तो फिर क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल लिया जाए, मान लिया जाए हम मई के महीने की भारत की बात करें। मई के महीने में क्या होता है? हमेशा तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है। आप सोचो, पढ़ चुके, जब तापमान बढ़ता जाएगा तो वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पर मई के महीने में वर्षा नहीं होती, तो स्वाभाविक है मई के महीने में क्या होगा? वायु में जलवाष्प की मात्रा तो कम होगी, किंतु जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। पता ये चला कि टोटल इकाई है 4 मई के महीने में, और धारण करने की क्षमता 10 इकाई है इंटू 100, 40% सापेक्ष आर्द्रता होगी। अब सोचो, लेकिन पता ये चला, हम जुलाई के महीने की बात करें, जुलाई के महीने में क्या होता है? बारिश होने लगती है। जब बारिश हो जाती है तो अतिरिक्त जलवाष्प मिला दी जाती है। पता चला अतिरिक्त जलवाष्प मिलकर 6 इकाई हो गया इंटू 10, 60%। इसका मतलब ये है, मानसून आने से पहले सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है वो कम होती है। मानसून आने के बाद सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात ध्यान देना इस बात को, क्योंकि मानसून आने के बाद अतिरिक्त जलवाष्प वायुमंडल में मिला दी जाती है, और जब अतिरिक्त जलवाष्प को मिला दिया जाएगा तो स्वाभाविक है सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब एक चीज सोचो, आप इस मैप में देखो तो बड़ा मजा आएगा। देखो आप, ये बात हुई थी 10 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने कहा 5 इकाई है, धारण करने की क्षमता 10 इकाई है, 10 इकाई है। पता ये चला, आप जैसे जैसे तापमान गिराते जाओगे, जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? गिरती जाएगी। सिंपल चीज है, तापमान में गिरावट से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में कमी आती जाएगी। दूसरी चीज हम बात करें, तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में वृद्धि होगी। एक बात हमेशा ध्यान दो, सिंपल चीजें देखो आप, तापमान गिरता जाता है और ठंड का मौसम बढ़ने लगता है तो आप सब लोग पानी कम पीते हो। गर्मी जब ज्यादा पड़ने लगती है तो लोग ज्यादा पानी पीते हैं। तो पानी पीने की क्षमता इस पर डिपेंड करती है कि तापमान कैसा है। तापमान गिर के 0 डिग्री हो गया तो पानी पीने की क्षमता और कम हो जाएगी, और तापमान बढ़ के 50 डिग्री हो गया तो पानी पीने की क्षमता मेरी बढ़ जाएगी। हो सकता है ठंड के मौसम में हम 2 गिलास पानी पीते हों, गर्मी के मौसम में हो सकता है हम 10 गिलास पानी पिए। इसी तरह तापमान में गिरावट से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में कमी आती जाएगी, और तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती जाएगी। इसका मतलब यह है, तापमान में गिरावट और तापमान में वृद्धि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो सापेक्षिक आर्द्रता को निर्धारित करता है। जैसे मैंने कहा 10 डिग्री ताप पर वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता 10 इकाई है। मान लिया जाए तापमान बढ़ के, हमेशा ध्यान दो, इसे आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे ध्यान से समझो इस बात को। देखो आप, मैंने ये कहा 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलवाष्प में 5 डिग्री और क्षमता है 10 डिग्री इंटू 100, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु
की जो क्षमता है, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता है, वो 10 इकाई है। तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो गई? 50%। पर मान लीजिए तापमान गिरा दिया जाए, तापमान गिरा के 5 कर दिया आपने, 5 इकाई पहले से विद्यमान है, और जो तापमान गिराओगे जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। गिर करके हो सकता है यह 5 इकाई हो जाए इंटू 100, तो कितना हो गया? 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो गई। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब यह है कि जब तापमान गिरेगा तो जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? कम होती जाएगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? कम होती जाएगी। इसका अर्थ यह है तापमान में गिरावट आने से वायु में जलवाष्प की धारण करने की क्षमता में कमी आती जाएगी। परिणामतः सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तापमान में गिरावट आने से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में कमी आती जाएगी। परिणामतः सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती जाएगी। जैसे मैंने ये कहा 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 इकाई जलवाष्प है, धारण करने की क्षमता 10 इकाई है, इंटू 100 50%। लेकिन जब आपने तापमान को गिरा दिया तो वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता गिर के 5 इकाई हो गई। 5/5 इंटू 100 100% सापेक्षिक आर्द्रता। पर एक चीज सोचो, आपने तापमान को बढ़ा दिया तो जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मान लिया जाए इसको आपने 20 डिग्री कर दिया और 5 इकाई वायु में विद्यमान जलवाष्प है, तो जब आप ताप बढ़ाओगे तो जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये बढ़ करके 20 इकाई हो गई इंटू 100। सोचो जरा कितना हो गया? 25% सापेक्षिक आर्द्रता। इसका अर्थ ये कि तापमान में कमी करोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाएगी। तापमान में वृद्धि करोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? देखो 10 डिग्री था, हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 20 इकाई कर दिया। पूरी बात ध्यान दो, हमने 20 इकाई कर दिया। 5/20 क्यों? ये 20 क्यों? क्योंकि ताप बढ़ेगा तो जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। 5/20 हो गया इंटू 100, कितना बचा? 25%। इसका अर्थ ये कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो गई? कम हो गई। अब ध्यान दें इस बात को। पता ये चला इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः सापेक्ष आर्द्रता गिर जाती है। इसे ध्यान से समझो इस बात को। तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बस इस मैप के एग्जाम्पल को देखो आप। 10 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता 10 इकाई थी, पर जब आपने ताप को बढ़ा दिया तो क्षमता 20 इकाई हो गई। 5/20 इंटू 100 25%। सोचो आप इसका अर्थ यही है कि तापमान में वृद्धि करोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता गिरेगी।
तापमान में कमी करोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये कॉमन सोचो जरा कॉन्सेप्ट ही ये। अब एक प्रश्न उठा, फिर मैं बता चुका हूं कि अतिरिक्त जलवाष्प को मिला दिया जाए, अतिरिक्त जलवाष्प को मिला दिया जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक है, अतिरिक्त जलवाष्प मिलने का परिणाम क्या होगा कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनो इस बात को। अब एक प्रश्न है, यदि मौसम के अनुसार देखा जाए, मौसम के अनुसार तो हमेशा ध्यान दो, शीत ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती है। मौसम में विशेषकर क्या कहा जाए, जनवरी के महीने में सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी। बताओ सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जनवरी के महीने में ताप गिर जाता है। ताप गिरेगा तो वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सोचो आप, शीत के मौसम में सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा होती है। नंबर 2 की बात करें, गर्मी के मौसम में इसका मतलब क्या हो गया? जुलाई के, मई जून के महीने में सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। क्योंकि तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण, तापमान में वृद्धि से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। एक चीज सोचो जरा, तो ये ध्यान दो, शीत के मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी। सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ताप गिर जाने से हवाओं में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। गर्मी के मौसम में अलग स्थिति होगा, पर वर्षा ऋतु में क्या होगा? वर्षा के मौसम में सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वर्षा से वायु में अतिरिक्त जलवाष्प मिल जाती है। वायु में अतिरिक्त जलवाष्प मिल जाती है। हमेशा तो गर्मी के मौसम, शीत ऋतु के मौसम और वर्षा ऋतु के मौसम की बात की जाए, किस ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी या सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी? खेल सारा उसी का है। वायु में कितना जलवाष्प है, और दूसरी चीज वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कितनी है। अब एक चीज सोचो जरा, सबसे बड़ी चीज, फिर एक प्रश्न की बात करें हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए ये पहाड़ है, पूरी बात, ये जलीय क्षेत्र है,
हमेशा ध्यान देना इस बात को। यह डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान। फिर अचानक क्या हुआ, ये पहाड़ हो गया। तो ये जलीय क्षेत्र है। ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अब बताना जरा, ए, बी और हम सी की बात करें। ध्यान सुने इस बात को। देखो आप, जलीय क्षेत्र में सापेक्षिक आता ज्यादा होगी, क्योंकि वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डेजर्ट एरिया में सापेक्षिक आता सबसे कम होगी, सापेक्षिक आता सबसे कम होगी। और सबसे ज्यादा जो सापेक्षिक आता होगी वो पर्वतीय क्षेत्रों में होगी। हमेशा जान दो, क्योंकि ऑलरेडी यहां ताप बहुत कम है। चूंकि यहां ताप कम है, और जब तापमान कम होगा तो वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब यह है कि जलीय क्षेत्रों में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा, यहां सापेक्षिक आर्द्रता अत्यंत कम, और यहां जो है सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी, ये ध्यान देना होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सापेक्षिक आर्द्रता कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी, देखो इस बात को। जलीय क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा, रेगिस्तान में सापेक्षिक आर्द्रता कम, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। एक तो तापमान ज्यादा है और यहां जलवाष्प बहुत कम है। वायु में तापमान ज्यादा होने से वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। हम एक चीज सोचो जरा, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा क्यों, यहां ज्यादा क्यों है, क्योंकि ताप बहुत कम है। ज्यादा क्योंकि तापमान कम होने से वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कम। यहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा, क्योंकि वायु में जलवाष्प ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, दोनों जगह सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा है, लेकिन कारण अलग अलग है। यहां कारण क्या है, तापमान कम होने से वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कम। यहां कारण क्या है कि वायु में जलवाष्प ज्यादा है, क्योंकि वर्षा यहां ऑलरेडी जलीय क्षेत्र है। डेजर्ट एरिया में तो वैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। अब सोचो जरा, अब ध्यान से समझो इस बात को। मान लिया जाए यदि एक मैप में बनाता हूं, यह कोई डेजर्ट एरिया है, ये रेगिस्तान है, ये घास फूस है, ये घने वन है। अब बताना जरा, ये ए, बी और सी की बात करें, सबसे ज्यादा सापेक्षिक आर्द्रता कहां होगी, घने वन पर। क्यों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा।
यदि यहां वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा तो वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा तो ये तीनों के तीनों प्लेस एक ही अक्षांश पे स्थित है। ये डेजर्ट एरिया है, यह अत्यंत कम, ये घास का मैदान है, और घास के मैदानी क्षेत्रों में एक तो वर्षा कम होती है, और दूसरी तरफ हमेशा ध्यान दो, दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो वाष्प उत्सर्जन है यह भी कम होता है। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा। दो रीजन है, वर्षा कम और दूसरा तापमान ज्यादा। ये घास का जो मैदान है सापेक्षिक, क्या लिख दिया? वर्षा कम, तापमान ज्यादा। घास के मैदान की बात करें, मैदान में सापेक्ष आर्द्रता अपेक्षा अनुरूप ज्यादा। रीजन क्या है? इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा क्योंकि यह क्या बताओ जरा, एक तो घास के मैदान में वर्षा होती है थोड़ी मोड़ी और वाष्प उत्सर्जन भी होता है, पर ये जो घने वन है रीजन क्या है? वर्षा ज्यादा होती है और दूसरी बात वाष्प उत्सर्जन भी ज्यादा होती है। हम घने वन की बात, कई बार यूपीएससी क्या करेगा, आपको ये दे देगा और ये पूछेगा सापेक्षिक आर्द्रता कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी, कई बार सीक्वेंस मिलाने के लिए दे देगा। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, देखो आप, फिर एक प्रश्न मान लिया जाए कोई समुद्री क्षेत्र है या कोई महाद्वीप की हम बात करें, ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। हमेशा ये ठंडी जलधारा है और ये आपकी गर्म जलधारा है। यहां क्या होगी? ठंडी जलधारा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। इसका मतलब ये महासागर का कौन सा भाग है? महासागर का पूर्वी तट है, ये महासागर का पश्चिमी तट है। अब एक चीज सोचो जरा, हम इस तरह बना लेते हैं, मान लिया जाए हम बना देते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये गर्म जलधारा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इतनी बात याद रखो। ये महासागर है, अटलांटिक महासागर है, यह अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट है, यह पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पर क्या होगा? सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी, यहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होगी। आखिर क्यों यहां सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ठंडी जलधारा है, और जहां ठंडी जलधारा होगी वहां ताप कम होगा। ताप कम होगा तो वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। और जब कम होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? हमेशा ध्यान देना इस बात को। मैंने कहा ठंडी जलधारा है, यह महासागर का पूर्वी तट, तो यह कहा जाता है महासागर के पूर्वी तट पर
ठंडी जलधारा के कारण तापमान कम होता है, परिणामतः वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कम, जिससे सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, ये महासागर का पूर्वी तट है, ये ठंडी जलधारा है। जहां ठंडी जलधारा होगी वहां तापमान कम होगा। जहां तापमान कम होगा, बताओ क्या होगा? तापमान यदि कम होगा तो स्वाभाविक है यदि तापमान कम होगा तो वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी कम, जैसे सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो ध्यान से इस बात को, ये गर्म जलधारा है और जहां गर्म जलधारा होगी वहां तापमान ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। परिणामतः यहां जो है सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, गर्म जलधारा है, यहां जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। शेष बातें हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।